Assalamu alaikum. So today we will do question number 5 of the paper February-March 2025. This is our last question. Question number 5. With the help of a diagram, evaluate the effectiveness of the use of expenditure switching policy to reduce a current account deficit on the balance of payment 20 marks. So as you all know कि 20 marks के question के अंदर you get 14 marks for knowledge analysis and you get 6 marks for the evaluation. तो यार मुझे नॉलेज का मार्क गेन करना है। मैं कौन कौन सी डेफिनेशन लिख सकता हूँ। हम लोग लिख सकते हैं बीओपी की डेफिनेशन, करंट अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी क्या होती है। फिर उसके अंदर जो पॉलिसीज है उनको डिफाइन करेंगे, उनकी इफेक्टिवनेस बताएंगे, डायग्राम्स को यूज करेंगे और फिर कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। तो आपको पता है मैं जो मार्किंग स्कीम बनाता हूँ वो काफी डिटेल्ड होती है। तो आपका इंशाल्लाह पूरी एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी अभी रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, आई होप आप लोग मेरे साथ साथ लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो अगर आपको याद हो तो आप बताएंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द समरी रिकॉर्ड of all of the economic transactions that takes place in a country over a given period of time। आप क्या लिखेंगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक समरी रिकॉर्ड है, जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस एक कंट्री के अंदर हुई है उसकी जो समरी रिकॉर्ड है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर रिकॉर्ड होता है, ठीक है। फिर आप बताएंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिफाइन करेंगे और उसको निकालने का फॉर्मूला बताएंगे। और वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इक्वल टू इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, ठीक है। सही है। तो आप बताओगे भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड्स द मूवमेंट ऑफ करेंसी गोइंग इन एंड आउट ऑफ द कंट्री, मतलब इनफ्लो आउटफ्लो। फिर आप बताएंगे कि यार बीओपी के अंदर वैसे तो कितने अकाउंट है, बीओपी के अंदर वैसे 3 अकाउंट्स है। कितने अकाउंट्स है? वैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर 3 अकाउंट्स है। कौन कौन से होते हैं? कोई बच्चा बताएगा? पहला अकाउंट जो है उसका नाम होता है करंट अकाउंट, दूसरा जो है उसका नाम होता है कैपिटल अकाउंट, और तीसरा जो है उसका नाम होता है फाइनेंशियल अकाउंट, ठीक है। तो यार बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर 3 अकाउंट्स है, करंट, कैपिटल, फाइनेंशियल। अब जो पहला अकाउंट है ना उसको हमें डिफाइन करना है और उसका नाम है करंट अकाउंट। तो आप क्या बताओगे? करंट अकाउंट इज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। इन 3 अकाउंट के अंदर जो सबसे बड़ा अकाउंट है ना उसका नाम है करंट अकाउंट, ठीक है। और इस करंट अकाउंट के अंदर 4 कंपोनेंट्स है, ठीक है। इस करंट अकाउंट के अंदर 4 कंपोनेंट्स है। जो पहला कंपोनेंट है उसका नाम है ट्रेड इन गुड्स, जो दूसरा कंपोनेंट है उसका नाम है ट्रेड इन सर्विसेज, ठीक है। जो तीसरा कंपोनेंट है उसका नाम है नेट इनकम्स। नेट इनकम्स को प्राइमरी इनकम भी कहते हैं। जो तो चौथा कंपोनेंट है उसका नाम है नेट ट्रांसफर्स। नेट ट्रांसफर को करंट ट्रांसफर भी कहते हैं और सेकेंडरी इनकम भी कहते हैं, ठीक है। सही है भाई। अच्छा अब मुझे बताना, गुड हो या सर्विस हो दोनों को एक्सपोर्ट भी करा जा सकता है और इंपोर्ट भी करा जा सकता है, इसलिए किसका जिक्र हो गया? बैलेंस ऑफ ट्रेड का। और जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात होगी तो इन पैसा आएगा जाएगा ना, तो किसकी बात होगी? इनफ्लो और आउटफ्लो। तो जो इनफ्लो आउटफ्लो का डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिर आप बताओगे कि नेट इनकम पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इसका क्या मतलब है? पॉजिटिव का मतलब है इनफ्लो भी हो सकती है, आउटफ्लो भी हो सकती है। और आपने पढ़ा है कि नेट इनकम्स 3 फॉर्म में होगी, वेजेस की फॉर्म में, इंटरेस्ट की फॉर्म में और डिविडेंड्स की फॉर्म में। मतलब इनकम रिसीव हो सकती है, पे हो सकती है, इंटरेस्ट रिसीव हो सकता है, पे हो सकता है, डिविडेंड रिसीव हो सकता है, पे हो सकता है। सर नेट ट्रांसफर्स भी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, बस शर्त यह है कि ये जो है ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होंगे। सही है। नेट ट्रांसफर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होंगे और फाइनेंशियल एड की फॉर्म में होंगे, ठीक है। सही है भाई। अब आप इसको बताओगे कि यार करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है? करंट अकाउंट डेफिसिट कब होगा? करंट अकाउंट डेफिसिट तब होगा जब इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है।
और जब नेट इनकम्स कम हो, मतलब नेट इनकम जारी हो मुल्क से बाहर। तो ये सारा आपने नॉलेज की बात करी, ठीक है। आपने बताया भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द समरी रिकॉर्ड ऑफ ऑल ऑफ द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस दैट टेक्स प्लेस इन अ कंट्री ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। फिर आप बताएंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड्स मूवमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी गोइंग इन एंड आउट ऑफ द कंट्री। फिर आप बताएंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट एज थ्री अकाउंट्स, करंट, कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट। फिर आप इस नेक्स्ट पैराग्राफ पे आएंगे, आप बताएंगे करंट अकाउंट इज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, इट हैज फोर कंपोनेंट्स: ट्रेड इन गुड, ट्रेड इन सर्विस, नेट इनकम, नेट ट्रांसफर। Trade in goods and trade in service records movement of foreign currency due to export and import of goods and services. And net incomes are also known as primary income. It can be both positive and negative in form of wages, interest, dividend. Net transfers can be both positive, negative. It will be from government to government and in the form of aids. Current account deficit means that there are more imports of goods and services which will increase outflows from the country. और क्या बताओगे? And there is a fall in net incomes which means more there is more movement of currency going out of the country. ठीक है, फिर आप इसको बताओगे कि अब मसला ये है कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट में आपके इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है। तो हमारा टारगेट होगा एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना, इंपोर्ट को कम करना, ऐसा ही है। तो अब हम लोग शुरू करेंगे किससे? अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में इसको बताएंगे। क्या बताएंगे हम इसको? नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग इसको बताएंगे डिफाइन एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी। ठीक है, हम इसको बताएंगे कि भाई एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी क्या होती है। टू इट टारगेट्स टू स्विच एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी क्या है? इट टारगेट्स टू स्विच एक्सपेंडिचर ऑफ डोमेस्टिक रेजिडेंट्स। It targets to switch expenditure of domestic residents from imported goods to domestically from imported goods to domestically manufactured goods। ठीक है, from imported goods to domestically manufactured goods। ठीक है, from imported goods to domestically manufactured goods। ठीक है, from imported goods to domestically मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। अच्छा, अब बताओ जरा, कोई बच्चा बताएगा यार एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी में कितनी टूल्स हैं? एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी में दो टूल्स हैं, टैरिफ और दूसरी टूल क्या है? दूसरी टूल है डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन। ठीक है, दो टूल्स हैं भाई एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी में, टैरिफ और डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन, ऐसा ही है भाई। और मुझे दोनों बतानी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, पहली जो पॉलिसी है, पहली जो पॉलिसी है उसका नाम है टैरिफ। पहली जो पॉलिसी है उसका नाम है टैरिफ। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताना टैरिफ क्या होता है। अब मैं पूरा इसको समझाऊंगा भाई। टैरिफ इज अ टैक्स ऑन इम्पोर्टेड गुड। ठीक है, और जब टैरिफ लगेगा तो इम्पोर्टेड गुड की प्राइस बढ़ेगी, और जब इम्पोर्टेड गुड की प्राइस बढ़ेगी तो इम्पोर्टेड गुड की क्वांटिटी कम होगी, इम्पोर्टेड गुड का एक्सपेंडिचर कम होगा। लेकिन कितने से कम होगा ये कौन डिसाइड करता है? इम्पोर्टेड गुड का एक्सपेंडिचर कितने से कम होगा ये कौन डिसाइड करता है? ये पीईडी डिसाइड करता है। ठीक है, अब या तो इस इम्पोर्टेड गुड की डिमांड इलास्टिक होगी, या तो इस इम्पोर्टेड गुड की डिमांड इन इलास्टिक होगी। ठीक है, या तो इस इम्पोर्टेड गुड की डिमांड इलास्टिक होगी, या तो इस इम्पोर्टेड गुड की डिमांड इन इलास्टिक होगी। ठीक है सर, टैरिफ क्या है? टैरिफ होता है टैक्स ऑन इम्पोर्टेड गुड, और इससे इम्पोर्टेड गुड महंगा होगा, इम्पोर्टेड गुड की प्राइस बढ़ेगी, क्वांटिटी कम होगी, इम्पोर्टेड गुड के ऊपर खर्चा कम होगा। लेकिन कितने से कम होगा ये पीईडी बताएगा। तो भाई अगर इम्पोर्टेड गुड की प्राइस थोड़े से बढ़ती है तो इम्पोर्टेड गुड की क्वांटिटी ज़्यादा से कम हो जाएगी, क्योंकि इलास्टिक में सब्सटीट्यूट ज़्यादा होते हैं। तो लोग स्विच मारेंगे तो इम्पोर्टेड गुड का खर्चा कम होगा,
और मुल्क से पैसा बाहर कम जाएगा, क्योंकि जब मैं इंपोर्ट कम करूंगा तो अब मुझे पे भी कम करना है, तो आउटफ्लोज कम हो जाएंगे। तो अब आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो पॉजिटिव में चला जाएगा, मतलब आपका करंट अकाउंट की जो पोजीशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है, मसला हल हो जाएगा। लेकिन अगर इस इंपोर्टेड गुड की डिमांड इनइलास्टिक है, और अब अगर इंपोर्टेड गुड की प्राइस टैरिफ लगने की वजह से ज्यादा से भी बढ़ती है, तो क्वांटिटी थोड़े से कम होगी, क्योंकि इनइलास्टिक में सब्स्टिट्यूट्स कम होते हैं ना, और प्रोडक्ट भी नेसेसिटी होता है, तो इंपोर्टेड गुड का खर्चा बढ़ जाएगा, जिससे आउटफ्लोज बढ़ जाएंगे। तो जो ऑलरेडी आपका बीओपी नेगेटिव में था, मतलब आपका जो करंट अकाउंट ऑलरेडी डेफिसिट के अंदर था, वो और मजीद डेफिसिट में चला जाएगा। और दूसरा, गवर्नमेंट का एक फायदा होगा, गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना भाई, ऐसा ही है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, जब डिमांड इलास्टिक होगी और इम्पोर्टेड गुड के ऊपर टैरिफ लगेगा, और इम्पोर्टेड गुड की प्राइस अगर थोड़ी से बढ़ती है, तो लोग किधर जाएंगे? जो आपका लोग हैं, जो आपका डोमेस्टिक रेजिडेंट है, जो पहले इम्पोर्टेड गुड खरीद रहा था, वो वापसी स्विच हो जाएगा किधर? वो वापसी स्विच हो जाएगा डोमेस्टिक गुड के ऊपर, जिससे डोमेस्टिक गुड की कंजम्पशन बढ़ेगी, और जब कंजम्पशन बढ़ेगी तो एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी। जब एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर को क्या मिलेगा, बताओ भाई? जब एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर को क्या मिलेगा? प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी, जब डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी तो कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, ऐसा ही है भाई। अच्छा, जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो क्या होगा? जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आउटपुट बढ़ेगा, जब आउटपुट बढ़ेगा तो कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा, और जब जीडीपी बढ़ेगा तो कंट्री के अंदर एक ग्रोथ होगी जिसका नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा, एक चीज मैं मिस कर रहा हूँ, मुझे कोई बच्चा बताएगा क्या चीज मैं मिस कर रहा हूँ? क्या चीज मैं मिस कर रहा हूँ, कोई बच्चा मुझे बताएगा प्लीज? कल भी हमने क्लास में पढ़ा है कि जब एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी, लोग डोमेस्टिक गुड पे स्विच होंगे। डायग्राम तो मैं मिस कर रहा हूँ, मैं अभी बना रहा हूँ भाई। जब एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो दो तरीके की इन्फ्लेशन आती है। एक आती है शॉर्ट रन में माइल्ड इन्फ्लेशन, और लॉन्ग रन के अंदर आएगी हाइपर इन्फ्लेशन, ऐसा ही है भाई। तो हमने पढ़ा है भाई, हमने पढ़ा है माइल्ड इन्फ्लेशन के अंदर क्या होता है। माइल्ड इन्फ्लेशन में प्राइस थोड़े से बढ़ती है, और रियल इनकम जो है वो ज्यादा से बढ़ती है, ऐसा ही है भाई। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, टैरिफ के क्या क्या नुकसान है? टैरिफ के नुकसान है कि रिटेलिएशन हो जाएगी, रिटेलिएशन हो जाएगी, ठीक है। ट्रेड रिलेशंस वायलेट हो जाएंगे, ठीक है। और क्या नुकसान हो सकता है? रिटेलिएशन होगी, ट्रेड रिलेशन खराब होंगे, सही है। बस, अब दो डायग्राम बन सकती है, एक टैरिफ वाली और एक बन सकती है इन्फ्लेशन वाली, ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ टैरिफ कब सक्सेसफुल है? जब डिमांड क्या है, इलास्टिक इन इलास्टिक? व्हेन इज टैरिफ सक्सेसफुल? जब डिमांड इलास्टिक है इन इलास्टिक? इलास्टिक है, क्योंकि इलास्टिक में आपका बीओपी पॉजिटिव हो रहा है, आपका करंट अकाउंट जो डेफिसिट में था वो सरप्लस में जा रहा है, उसका मसला हल हो रहा है। अब मैं टैरिफ की डायग्राम बनाऊंगा, गौर से देखना। सर, सबसे पहले दो एक्सिस बना दी और लेबलिंग कर दी, ठीक है, गौर से देखिएगा। ऊपर आ जाएगा प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड, नीचे आ जाएगा क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड गुड, ठीक है। ऊपर आ गया प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड, नीचे आ गया क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड गुड। मुझे बताना है यार, डिमांड कर्व डाउनवर्ड है, सप्लाई कर्व अपवर्ड है, जहाँ पे दोनों इक्वल है वो इक्विलिब्रियम है, वहां से आ गई प्राइस और क्वांटिटी, ठीक है। तो इधर देखो, इधर आ जाएगा डोमेस्टिक डिमांड, इधर आ जाएगा डोमेस्टिक सप्लाई, ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम, ये हो जाएगी प्राइस, ये हो जाएगी क्वांटिटी, ठीक है। अब बताओ, ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है, इस लाइन को क्या कहते हैं? ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है, ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं? इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं वर्ल्ड सप्लाई, ऐसा ही है। जब ये वर्ल्ड सप्लाई है तो ये वर्ल्ड प्राइस है, ठीक है। अच्छा, सवाल ये है, वैसे तो मैंने लेक्चर में बताई थी इसकी डिटेल, कि वर्ल्ड सप्लाई की लाइन परफेक्टली इलास्टिक है, क्योंकि पूरी दुनिया में हजारों प्रोड्यूसर है, इसलिए वर्ल्ड सप्लाई की लाइन परफेक्टली इलास्टिक है। जहां डिमांड कर्व से टच होगा वहां से क्वांटिटी डिमांड आएगी, जहां सप्लाई कर्व से टच होगा वहां से क्वांटिटी सप्लाइड आएगी। तो ये हो गई आपकी क्वांटिटी डिमांडेड, और ये हो गई आपकी क्वांटिटी
सप्लाइड, सही कह रहा हूँ? तो मुझे देख के बताओ, शॉर्टेज है सरप्लस है? क्वांटिटी डिमांड ज्यादा है, क्वांटिटी सप्लाइड कम है, सो देर इज शॉर्टेज ना। और शॉर्टेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट। तो मैं कह सकता हूँ कि दिस ट्राइंगल इज योर इंपोर्ट एरिया। तो कैन आई राइट ओवर हियर वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स बिफोर टैरिफ। टैरिफ टैरिफ लगने से पहले जो इंपोर्टेड गुड का एरिया है वो है क्यू डी माइनस क्यू एस, ठीक है? टैरिफ लगने से पहले जो इंपोर्टेड गुड का एरिया है वो है क्यू डी माइनस क्यू एस। ओके। अब टैरिफ से इंपोर्टेड गुड महंगा होगा तो टैरिफ हमेशा वर्ल्ड सप्लाई के ऊपर लगेगा, तो मैं वर्ल्ड सप्लाई के ऊपर एक और लाइन बना देता हूँ, और इस लाइन का नाम हो जाएगा वर्ल्ड सप्लाई प्लस टैरिफ। तो ये क्या हो जाएगी? ये भी हो जाएगी वर्ल्ड प्राइस प्लस टैरिफ, ठीक है? सही कह रहा हूँ? जहां डिमांड कर्व से टच होगा वहां से आएगी न्यू क्वांटिटी डिमांड, जहां सप्लाई कर्व से टच होगा वहां से आएगी न्यू क्वांटिटी सप्लाइड। जहां डिमांड कर्व से टच होगा वहां से आएगी न्यू क्वांटिटी डिमांडेड। सही है, जहां डिमांड कर्व से टच होगा वहां से आएगी न्यू क्वांटिटी डिमांडेड। जहां सप्लाई कर्व से टच होगा बेटा वहां से नहीं आ जाएगी न्यू क्वांटिटी सप्लाइड। तो एज यू गाइस कैन सी कि टैरिफ से प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगी, क्योंकि कंज्यूमर कम प्राइस, ज्यादा प्राइस पे कम माल खरीदेगा ना। और ये प्राइस बढ़ी क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट ने टैरिफ मार दिया। लेकिन प्रोड्यूसर मोटिवेट होगा क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई के मुताबिक वो ज्यादा प्राइस पे ज्यादा माल सप्लाई करेगा। अभी भी आप देख सकते हैं क्वांटिटी डिमांड ज्यादा है, क्वांटिटी सप्लाइड कम है बेटा, अभी भी शॉर्टेज चल रही है। और इस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए अपने को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट आफ्टर टैरिफ है क्यू डी वन माइनस क्यू एस वन। ओके है गाइस? एक और डायग्राम जो बन सकती है, एक और डायग्राम जो बन सकती है वो हम लोग बना सकते हैं। एक और डायग्राम जो हम लोग बना सकते हैं वो हम लोग कौन सी बना सकते हैं? एक और डायग्राम जो हम लोग बना सकते हैं वो हम लोग कौन सी बना सकते हैं? एक और डायग्राम जो हम लोग बना सकते हैं वो हम लोग इन्फ्लेशन वाली बना सकते हैं ना। तो ऊपर आ जाएगा प्राइस लेवल, ठीक है, और नीचे आ जाएगा रियल इनकम। सही है? अच्छा, वैसे अगर आपको इन्फ्लेशन वाली नहीं भी बनानी तो आप एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर वाली बना सकते हैं, लेकिन दिस इज मोर रिकमेंडेड, ठीक है? अच्छा, फिर ये आपने एल आर ए एस बना दिया, ये आपने एल आर ए एस बना दिया, और ये आपने एडी को शिफ्ट करके दिखा दिया कि जब भी एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो उसकी वजह से शॉर्टेज होगी, और शुरू में आ जाएगी माइल्ड इन्फ्लेशन और बाद में आ जाएगी हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है? ये आपने कुछ भी नहीं करा, ये आपने एग्रीगेटेड डिमांड को बढ़ा कर दिखा दिया। देखें इधर, इधर मैंने लिख दिया एल आर एस, इधर मैंने लिख दिया P1, P2, P3, P4, ठीक है? बेटा टैरिफ लगने के बाद शॉर्टेज इसलिए हो रही है क्योंकि आप देखें नई क्वांटिटी डिमांड अभी भी पुरानी क्वांटिटी सप्लाई, न्यू क्वांटिटी सप्लाइड से ज़्यादा है, ठीक है? अच्छा, अब आप मुझे बताएं जब भी एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ती है तो शुरू में कौन सी इन्फ्लेशन आती है? शुरू में आती है माइल्ड इन्फ्लेशन, उसके बाद आती है सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, उसके बाद आती है हाइपर इन्फ्लेशन। तो आप देखें शुरू में आ रही है माइल्ड इन्फ्लेशन, आप देख सकते हैं प्राइस थोड़े से बढ़ रही है और रियल इनकम ज़्यादा से बढ़ रही है। उसके बाद आप देख सकते हैं प्राइस ज़्यादा से बढ़ रही है, इनकम थोड़े से बढ़ रही है। उसके बाद आप देखें सिर्फ और सिर्फ प्राइस बढ़ रही है। तो सिर्फ प्राइस के बढ़ने को क्या कहते हैं? सिर्फ प्राइस के बढ़ने को कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक हो गया? ये तो एक पॉलिसी हो गई। अब दूसरी पॉलिसी क्या लिखेंगे? दूसरी पॉलिसी क्या है? दूसरी पॉलिसी है डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन, ठीक है? थोड़ा सा आपको गौर करना पड़ेगा। जो आपकी सेकेंड पॉलिसी है उसका नाम है डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन। बेटा ये सारे के सारे पैराग्राफ्स आपके पास मौजूद हैं, ये सारे के सारे पैराग्राफ्स आपके पास मौजूद हैं। आपको सिर्फ नोट्स की पीडीएफ खोलनी है और काम पे लगना है। अच्छा, अब आप मुझे सिर्फ इतना बता दो, चाहे डेप्रीसिएशन हो चाहे डिवैल्यूएशन हो, दोनों का मतलब एक ही होता है, बस फर्क क्या है कि डेप्रीसिएशन हैपेंस ऑटोमेटिक। डेप्रीसिएशन ऑटोमेटिक होती है डिमांड सप्लाई की फोर्सेस की वजह से, और डिवैल्यूएशन जान के करी जाती है। जान के मतलब वो डेलिबरेट एक्शन होता है। ऐसा ही है भाई। नाउ वेदर इट्स डेप्रीसिएशन वेदर इट्स डिवैल्यूएशन, चाहे डेप्रीसिएशन हो चाहे डिवैल्यूएशन हो, दोनों का मतलब होता है करेंसी की वैल्यू का कम होना, फॉल इन वैल्यू ऑफ करेंसी। सर चाहे डेप्रिसिएशन हो चाहे डिवैल्यूएशन हो, दोनों का मतलब होता है करेंसी की वैल्यू का कम होना, मतलब एक्सचेंज रेट का कम होना। सही कह रहा हूँ?
चाहे डेप्रिसिएशन हो चाहे डिवैल्यूएशन हो, दोनों का मतलब है एक्सचेंज रेट का कम होना, मतलब करेंसी की वैल्यू का कम होना, ऐसा ही है भाई। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक्सचेंज रेट कम होता है तो बाहर वाले को हमारा एक्सपोर्टेड गुड्स सस्ता लगेगा, तो एक्सपोर्टेड गुड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और जब एक्सपोर्टेड गुड की क्वांटिटी बढ़ेगी तो एक्सपोर्टेड गुड का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। लेकिन कितने से बढ़ेगा, ये कौन डिसाइड करता है, ये पीईडी डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है, पीईडी, ठीक है। अब बताओ, जब एक्सचेंज रेट कम होगा तो हमें बायर वाले का इंपोर्टेड गुड महंगा लगेगा, तो इंपोर्टेड गुड की क्वांटिटी कम हो जाएगी और इंपोर्टेड गुड का एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। लेकिन कितने से कम होगा, ये हमें कौन बताता है, ये हमें पीईडी बताता है, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब मुझे एक बात बताओ। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, पीईडी से कहानी चली जाती है किधर, पीईडी से कहानी चली जाती है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की तरफ। अच्छा, अब मुझे कोई बच्चा सिर्फ ये बता दे, शॉर्ट रन में कौन सी डिमांड होती है, लॉन्ग रन में कौन सी डिमांड होती है। कोई बच्चा सिर्फ ये बता दे, शॉर्ट रन में कौन सी डिमांड होती है, लॉन्ग रन में कौन सी डिमांड होती है। हाँ जी, शॉर्ट रन में कौन सी डिमांड होती है, लॉन्ग रन में डिमांड कौन सी होती है। अच्छा जी, यहां से हम लोग कहानी को शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो आपने बोला है सर, शॉर्ट रन में हर चीज की डिमांड इनइलास्टिक होती है और लॉन्ग रन के अंदर हर चीज की डिमांड इलास्टिक होती है। तो थोड़ा सा मैं आपको पहले याद दिला दूं कि इन इलास्टिक के अंदर सब्स्टिट्यूट्स कम होते हैं और प्रोडक्ट लग्जरी होता है, इलास्टिक में सब्स्टिट्यूट ज्यादा होते हैं और प्रोडक्ट नेसेसिटी होता है। अगर, अब देखो, एक्सचेंज रेट के कम होने की वजह से एक्सपोर्टेड गुड सस्ता हुआ है और इम्पोर्टेड गुड महंगा हुआ है, तो पहले एक्सपोर्टेड गुड की बात कर लेते हैं। एक्सपोर्टेड गुड सस्ता हुआ है ना, तो यार अगर अगर इस एक्सपोर्टेड गुड की डिमांड इन इलास्टिक है और अब अगर प्राइस ज्यादा से भी कम हो जाती है ड्यू टू डेप्रीसिएशन, तो क्वांटिटी तो बढ़ेगी, ये बात तो फिक्स है, लेकिन थोड़े से बढ़ेगी। तो इस बार एक्सपोर्टेड गुड का रेवेन्यू कम हो जाएगा और इनफ्लोज भी कम हो जाएंगे, सही कह रहा हूँ। सर, अगर इस एक्सपोर्टेड गुड की डिमांड इन इलास्टिक है और डेप्रीसिएशन की वजह से अगर प्राइस ज्यादा से भी कम होती है तो क्वांटिटी थोड़े से बढ़ेगी। लेकिन अगर इस एक्सपोर्टेड गुड की डिमांड इलास्टिक है और अब अगर प्राइस थोड़े से भी कम होती है डेप्रीसिएशन की वजह से, तो क्वांटिटी ज्यादा से बढ़ेगी, एक्सपोर्टेड गुड का रेवेन्यू बढ़ जाएगा और इनफ्लोज बढ़ जाएंगे, सही कह रहा हूँ। तो सर, अगर डिमांड इलास्टिक है, प्राइस थोड़े से कम होती है, तो क्वांटिटी ज़्यादा से बढ़ेगी, एक्सपोर्टेड गुड का रेवेन्यू बढ़ेगा, इनफ्लोज बढ़ जाएंगे, ऐसा ही है भाई। अब मुझे बताओ, डेप्रीसिएशन की वजह से इंपोर्टेड गुड महंगा हुआ था, तो अब चेक करते हैं इंपोर्टेड गुड के साथ क्या हुआ है। तो मुझे बताओ, अगर इंपोर्टेड गुड की डिमांड इन इलास्टिक है और डेप्रीसिएशन की वजह से अगर प्राइस ज़्यादा से भी बढ़ती है, तो क्वांटिटी थोड़े से कम होगी क्योंकि इन इलास्टिक में सब्स्टिट्यूट कम है, लोगों के पास स्विच होने का ऑप्शन कम है। तो इम्पोर्टेड गुड का एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा और आउटफ्लोज कम हो जाएंगे, सही कह रहा हूँ। तो भाई, अगर प्राइस ज़्यादा से भी बढ़ती है ड्यू टू डेप्रिसिएशन, तो क्वांटिटी थोड़े से कम होगी, इम्पोर्टेड गुड का खर्चा कम होगा, आउटफ्लो कम होंगे। लेकिन अगर इसी इम्पोर्टेड गुड की डिमांड इलास्टिक है
और अब अगर प्राइस थोड़े से बढ़ती है तो क्वांटिटी ज़्यादा से कम हो जाएगी, और इस बार इंपोर्टेड गुड का एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, मुल्क से पैसा बाहर कम जाएगा, आउटफ्लोज कम हो जाएंगे। ओह सॉरी, इधर आउटफ्लोज बढ़ जाएंगे, सही है। इधर 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 एक सेकंड, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया। इधर एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, आउटफ्लोज बढ़ेंगे, ठीक है। सही है। ठीक है भाई। अब आप एक काम ये कर दो, अब आप एक काम ये कर दो, प्लीज कंपेयर शॉर्ट रन विथ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन विथ लॉन्ग रन। आप शॉर्ट रन को शॉर्ट रन से कंपेयर करें, आप शॉर्ट रन को शॉर्ट रन से कंपेयर करें, और लॉन्ग रन को लॉन्ग रन से कंपेयर करें, और मुझे देख के बताएं शॉर्ट रन में बीओटी के ऊपर क्या इफेक्ट है, बीओपी के ऊपर क्या इफेक्ट है। शॉर्ट रन को शॉर्ट रन से कंपेयर करें, ब्लैक वाला, ठीक है। लॉन्ग रन को लॉन्ग रन से कंपेयर करें, पर्पल वाला, और मुझे बताएं बीओटी और बीओपी की क्या इफेक्ट है। शॉर्ट रन में इंपोर्ट का खर्चा ज्यादा है, एक्सपोर्ट का रेवेन्यू कम है, आउटफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो कम है। तो भाई शॉर्ट रन के अंदर मुझे दिख रहा है, शॉर्ट रन के अंदर आई कैन सी कि मेरा बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट के अंदर है। वाई? बिकॉज इंपोर्ट एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, एक्सपोर्ट रेवेन्यू कम है। और मेरा जो बीओपी है वो नेगेटिव है, क्योंकि आउटफ्लोज ज़्यादा है और इनफ्लोज कम है, ठीक है। लॉन्ग रन के अंदर एक इंपोर्ट का खर्चा कम है, आउटफ्लो कम है, एक्सपोर्ट का रेवेन्यू ज़्यादा है, इनफ्लो ज़्यादा है। तो लॉन्ग रन के अंदर हमारा बीओटी जो है वो सरप्लस में है, क्योंकि एक्सपोर्ट रेवेन्यू ज़्यादा है और इंपोर्ट एक्सपेंडिचर कम है। और हमारा जो बीओपी है वो पॉजिटिव में। क्यों पॉजिटिव में है? क्योंकि इनफ्लोज ज़्यादा है और आउटफ्लोज कम है। करेक्ट? यस बोलो भाई। हाँ जी, करेक्ट है। ओके, अब मुझे ये बताएं कि आपको क्या लग रहा है, डेप्रीसिएशन कब सक्सेसफुल है, शॉर्ट रन लॉन्ग रन? डेप्रीसिएशन कब सक्सेसफुल है, लॉन्ग रन या शॉर्ट रन? लॉन्ग रन में, क्योंकि लॉन्ग रन में बीओटी सरप्लस है और बीओपी पॉजिटिव है। तो अब मैं कंक्लूजन में क्या लिखूंगा? जब मैं कंक्लूजन के ऊपर आऊंगा सवाल की, तो मैं क्या क्या लिखूंगा? सोच के बताएं भाई, कंक्लूजन में क्या क्या लिख सकता हूँ। सबसे पहले आप बात करोगे टैरिफ की, ठीक है, कि टैरिफ सक्सेसफुल कब है? जब डिमांड इलास्टिक है। तो आप क्या लिखोगे? टैरिफ इज इफेक्टिव व्हेन द डिमांड इज इलास्टिक, और टैरिफ इनइफेक्टिव है, टैरिफ इनइफेक्टिव है व्हेन द डिमांड इज इनइलास्टिक। ठीक है, क्या लिखोगे आप? टैरिफ इफेक्टिव है जब डिमांड इलास्टिक है, और टैरिफ इनइफेक्टिव है जब डिमांड इनइलास्टिक है, और तब भी इनइफेक्टिव होगा जब सामने से रिटेलिएशन हो जाएगी, ठीक है, तो भी इनइफेक्टिव हो जाएगा। जब सामने से रिटेलिएशन हो जाएगी तो टैरिफ किसी काम का नहीं है। फिर आप बताओगे डेप्रीसिएशन और डिवैल्यूएशन इफेक्टिव होगा लॉन्ग रन में, क्योंकि जब आपका बीओटी सरप्लस होगा और आपका बीओपी पॉजिटिव होगा। ये किसने बताया है? ये बताया है मार्शल लर्नर कंडीशन ने, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करा गया है जे कर्व से, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करा गया है? जे कर्व। ये जे कर्व क्या है, इधर देखो, जे कर्व क्या है देखो, सॉरी, ये आपका जे कर्व है, ठीक है। ये है बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये पॉजिटिव एक्सेस, ये नेगेटिव एक्सेस, ये ए से लेके बी तक है शॉर्ट रन, और बी से सी तक है लॉन्ग रन। ए से लेके बी तक है शॉर्ट रन, ठीक है, जब आपका बीओटी नेगेटिव में है, और ये जो बी से लेके सी तक है ये है आपका लॉन्ग रन, ठीक है, और ये है आपका टाइम, ठीक है भाई। अच्छा, फिर आप बताएंगे कि डेप्रिसिएशन इनइफेक्टिव है शॉर्ट रन के अंदर,
क्यों? क्योंकि आपका बीओटी आप देख सकते हैं, जे कर्व दिखा भी रहे कि बीओटी डेफिसिट में होगा, और आपका जो बीओपी है कंट्री का वो नेगेटिव में होगा, क्योंकि आपका आउटफ्लो ज़्यादा इनफ्लो कम है। ठीक है। और आप बताएंगे कि अगर मैं, अच्छा, और आप बता ये भी सकते हैं कि आप इधर ये भी बता सकते हैं। हम्म, अच्छा, आप ये भी बता सकते हैं कि शॉर्ट रन में मुल्क में इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन भी आ सकती है। ठीक है। ये आपने सारी की सारी है ना कंक्लूजन लिख दी है। ठीक है। अब जरा मार्किंग स्कीम देख लेते हैं एक बार क्या कह रही है। हमने तो अपने सारी चीजें लिख दी जो हमें लगती है। ठीक है ना? सही है। अच्छा जी। ओके। तो नॉलेज और एनालिसिस के नॉलेज और एनालिसिस के हैं 14 मार्क्स, और 3 मार्क्स हैं इवैल्यूएशन के। ठीक है। तो बीओपी की डेफिनेशन, डेफिसिट शुड बी प्रोवाइडेड, एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी शुड बी एक्सप्लेन, इससे इंपोर्टेड गुड और एक्सपोर्टेड गुड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, और इससे करंट अकाउंट पे क्या फर्क पड़ेगा। स्विचिंग पॉलिसी की एग्जांपल है डिक्रीज इन टैरिफ और अ डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। ठीक है। एनालिसिस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ टैरिफ ऑन द बीओपी करंट अकाउंट, एन एक्यूरेटली लेबल डायग्राम शुड बी प्रोवाइडेड, टैरिफ की डायग्राम। इम्पैक्ट ऑफ टैरिफ ऑन डोमेस्टिक सप्लाई, डोमेस्टिक डिमांड, कंज्यूमर फर्म्स पे क्या होगा। ऑल्टरनेट पॉलिसी यूज होगी, डेप्रिसिएशन यूज होगी, ऑल्टरनेटिव पॉलिसी यूज होगी। ठीक है। फिर इवैल्यूएशन में मैग्नीट्यूड ऑफ द डेफिसिट, हाउ लॉन्ग द डेफिसिट हैज परसिस्टेड बिफोर इंटरफेयरिंग इन द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। टैरिफ रिड्यूस कर देगा डेफिसिट, लेकिन रिटेलिएशन हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, टैरिफ का नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, मैंने बोला इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, फिर टैरिफ की वजह से वेलफेयर लॉस होगा। डीवैल्यूएशन डिपेंड करेगी इलास्टिसिटी के ऊपर। सही है। फिर आप बताओगे मार्शल लर्नर कंडीशन, जे कर्व शुड बी एक्सप्लेन्ड। अच्छा, फिर आप बताओगे डीवैल्यूएशन का नेगेटिव इम्पैक्ट होगा अदर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के ऊपर, जैसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ जाएगी, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन मैंने अभी लिखवाया आपको। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा आंसर परफेक्ट लिखा है। बस हमें इसमें एक काम की चीज़ें दिखी कि ये डेफिसिट कितना लॉन्गर टाइम पीरियड तक रहेगा। ठीक है। सो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कंप्लीटेड विद फेब मार्च 2025। आई वुड बी शेयरिंग यू दिस पास पेपर इंशाल्लाह इन अ वाइल। ओके।